हेलो स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। हम जानेंगे एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये आपका कम्युनिटी हेल्थ केयर लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इससे पहले और भी मैंने मलेरिया और कॉलरा पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखे। एपिडेमियोलॉजी पे भी वीडियो अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है, ठीक है। तो ऑलरेडी सभी जानते होंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। बैक्टीरिया है जो कि, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरकुलोसिस कॉज होता है। ये आपका क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन दोनों के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो। एक्यूट आपका शॉर्ट टर्म रहता है, क्रॉनिक आपका लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता है और उसमें ग्रैन्युलोमा या एब्सेस फॉर्म होता है। सो इट इज प्राइमरली अफेक्ट्स द लंग्स बट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व अदर ऑर्गन्स। जो लंग्स में अफेक्टेड रहता है ट्यूबरकुलोसिस, जो लंग्स में होता है उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। और जो आपका अदर ऑर्गन जिसमें इंक्लूडेड रहते हैं वो आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं। मोस्टली जो प्राइमरी है वो आपका लंग ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। बट 25% ऑफ केसेस जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के भी देखे जाते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में देखिए आपका आ जाता है ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस जो कि ब्रेन में होता है। देन उसके बाद आपका लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस हो गया। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस भी होता है आपका। जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस है और आपका बोन ट्यूबरकुलोसिस, इसको स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। TB remains a major global health concern with high morbidity and mortality especially in developing countries। जो भी developing countries है उसमें जो ट्यूबरकुलोसिस है वो काफ़ी ज़्यादा एक हेल्थ कंसर्न लेकर के आता है, खास करके इंडिया की पॉपुलेशन में और भी ज़्यादा। खास करके जो आपके दिल्ली हो गया और कानपुर हो गया जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ है जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस के, खासकर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। और एक हाई डेथ रेट वाला ये डिजीज है आपका। देन इसके बाद हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल बर्डन पे हम जाते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, टीबी इज वन ऑफ द टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। जो टॉप 10 डेथ के कॉजेज हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही अपना एक योगदान देता है डेथ रेट में, ठीक है। देन है आपका इन 2021 एन एस्टिमेटेड 10.6 मिलियन पीपल डेवलप टीबी ट्यूबरकुलोसिस। 2021 में एक सर्वे के मुताबिक 10.6 मिलियन पीपल्स को टीबी ट्यूबरकुलोसिस हुआ जिनमें से 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। इंक्लूडिंग दोज को इन्फेक्टेड विद HIV, साथ में जिनको HIV से भी इन्फेक्टेड हुए। खास करके देखिए जो ट्यूबरकुलोसिस वो आपका इम्यूनोसप्रेसिव जो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट होता है इसमें इम्यूनिटी भी काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस में भी, क्योंकि वेट लॉस भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसमें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है और अदर इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। Tuberculosis incidence is high in South East Asia, Africa and the Western Pacific region। जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के इंसिडेंट्स ज़्यादा देखने मिलते हैं। रिस्क फैक्टर है आपका, सेवरल फैक्टर्स है जो कि ट्यूबरकुलोसिस का आता है। सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, खास करके जो माल न्यूट्रिशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन हो गई। क्योंकि ओवर क्राउडेड एक रीज़न ये है कि अगर किसी एक पर्सन को है तो उसके थ्रू दूसरे को भी स्प्रेड होता है, उसके एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। अगर वो खांस रहा है तो उसके थ्रू वो काफ़ी तेज़ी से ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया स्प्रेड होता है। देन उसके बाद माल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा अगर आप कम ले रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा लो है, तो उस कंडीशन ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया वो तेजी से आप डेवलप करता है। पॉवर्टी, गरीबी भी एक रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाता इंसान। देन इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनिटी जब सप्रेस हो जाती है, HIV की कंडीशन होगी, डायबिटीज की कंडीशन में, कैंसर थेरेपी में या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की कंडीशन में इम्यूनिटी जब आपकी सप्रेस होती है उस कंडीशन में भी ट्यूबरकुलोसिस आपका हो जाता है।
रिस्क होने के चांसेस है ट्यूबरक्लोसिस के स्प्रेड होने के। स्मोकिंग एंड सब्सटेंस एब्यूज, टबैको यूज इंक्रीजेस ट्यूबरक्लोसिस रिस्क एंड अल्कोहल एब्यूज वीकेंस द इम्यून सिस्टम। अब देखिए अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी को डाउन करने में अल्कोहल का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। एंड सेकेंड थिंग है ट्यूबरक्लोसिस, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें हाई रिस्क होता है ट्यूबरक्लोसिस का। पुअर हेल्थ केयर एक्सेस प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स नहीं हो पा रहा है एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज लो है कुछ जगह पे। बट जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो अगर ट्यूबरक्लोसिस का कोई पेशेंट है रजिस्टर्ड है तो प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट मेडिसिन फ्री में मिलती है गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है। साथ ही साथ में न्यूट्रिशन के लिए उनको 500 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है, यानी कि अगर 6 मंथ की ट्रीटमेंट है तो 3000 रुपीज़ उस पेशेंट को दिया जाता है। यूपी गवर्नमेंट का ये मैं बता रही हूँ। देन उसके बाद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस भी एक अराइज हो रहा है इस टाइम पे। रीजन क्या है आपका, कंप्लीट ट्रीटमेंट कोई नहीं ले रहा वो। अब उसने 1-2 महीने लेना स्टार्ट किया मेडिकेशन, उसको सिम्टम्स रिलैक्स लगे तो उसने मेडिकेशन छोड़ दिया या फिर उसने मेडिसिन स्किप कर दी। ट्यूबरक्लोसिस का आप मेडिसिन एक दिन भी स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया तुरंत रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है, तो जिसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस भी काफ़ी तेज़ी से अराइज हो रहा है और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। उसके लिए सीपीनाट टेस्ट होता है। देन इसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, तो एयर बॉर्न ट्रांसमिशन है। ऑलरेडी इस बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, खांसने से, छींकने से, ठीक है, ये बोलने से, अगर एयर ड्रॉपलेट्स में आपके कह सकते हैं कि जो भी खांसने से जो भी आपके स्वैब निकल रहे हैं, ठीक है, उसमें एयर ड्रॉपलेट में घुल रहा है वो बैक्टीरिया और कोई इनहेल कर रहा है तो उससे स्प्रेड होता है। द इन्फेक्शियस डोज इज लो, इनहेलेशन ऑफ जस्ट अ फ्यू बेसिलाई कैन लीड टू इन्फेक्शन। अब देखिए अगर थोड़े से भी बेसिलाई अगर आप इनहेल कर लेते हैं ना तो उस ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन काफ़ी तेजी से स्प्रेड होता है। प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस ट्रांसमिशन रिस्क, जो क्लोज कॉन्टैक्ट है उससे लंबे टाइम तक अगर किसी से क्लोज कनेक्शन है तो ट्रांसमिशन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। देन उसके बाद हम इथियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पे आते हैं। तो कॉस्टिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई मींस कि जो आपका सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया, उसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड की एक लेयर होती है जो कि वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ग्राम स्टेन्स अगर होते हैं तो उसको रिपेल करता है, उसको प्रॉपर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। सो इसके लिए जेडन स्टेन किया जाता है, जील नेल्सन स्टेनिंग किया जाता है, क्योंकि माइकोलिक एसिड पे आपका जो ग्राम स्टेनिंग है वो स्टेन वर्क नहीं करता है। देन इसके बाद आते हैं एरोबिक नॉन मोटाइल रॉड शेप बैक्टीरियम, जो आपका ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वो आपका नॉन मोटाइल है, एरोबिक कंडीशन में रहता है और रॉड शेप बैक्टीरिया है। इसको वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है ये। स्लो ग्रोइंग विथ डबलिंग टाइम ऑफ 15 to 20 आवर्स, धीरे धीरे ग्रो करता है और डबलिंग टाइम इसका होता है 15 to 20 आवर्स, यानी कि 1 से 2 होने में इसको 15 से 20 घंटे लगते हैं। हाईली रेजिस्टेंट टू डिसिकेशन, डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स ड्यू टू इट्स थिक लिपिड रिच सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा लिपिड्स उसमें रहता है, काफ़ी थिक लेयर होती है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स और डिसइंफेक्शन से ये रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, हार्डली रेजिस्ट होता है, तो इस वजह से स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स इसके लिए दी जाती है। अदर पैथोजेनिक माइकोबैक्टीरिया में जो आपके माइकोबैक्टीरियम बोविस है, ठीक है, ये आपका जूनोटिक ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, ट्रांसमिटेड वाया अनपास्चराइज्ड मिल्क। अनपास्चराइज्ड मिल्क से आपका बेसिकली कॉज होता है। फिर आपका माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम है, ये वेस्ट अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। देन उसके बाद माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है, जो कि आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन है। देन इसके बाद हम आते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे पहले स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, जैसे हमारा क्रॉनिक इन्फेक्शन में था उसी तरह इसके भी स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन है। सबसे पहले प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है हमारा, व्हेन इनहेल्ड एमटीबी रीचेस द एल्वुलाई एंड इज फैगोसाइटोज्ड बाय एल्वुलर मैक्रोफेजेस। अब देखिए सबसे पहले जब हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया एल्वुलाई में जा रहा है, जब हम इनहेल कर रहे हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को जो मैक्रोफेजेस है, एल्वुलर मैक्रोफेजेस, जो हमारे एल्वुलर में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, उसको फैगोसाइड कर देते हैं, ठीक है। एमटीवी सर्वाइव इनसाइड मैक्रोफेजेस बाय इनहिबिटिंग फैगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन। अब देखिए
जो एमटीबी है वो सरवाइव कर जाता है माइक्रोफेजेस के अंदर, बिकॉज वो फेगोसोम लाइसोसोम का फ्यूजन जो होता है, जो आपका फेगोसाइटोसिस के लिए क्या होता है, फेगोसाइटोसिस में आपका जब इंसर्ट हो जाता है बैक्टीरिया या फिर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, तो वो जो लाइसोसोम है उससे बाइंड करता है, ठीक है, उससे बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स रेडी करता है जिसको फेगोलाइसोसोम कहते हैं, बट वो फ्यूजन ही नहीं हो पा रहा है जिससे कि लाइसोसोम से जुड़े और वो डेथ करे, ठीक है, वो उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक, वहां पे वो सरवाइव कर गया। देन उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो मैक्रोफेजेस के अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इनसाइड मैक्रोफेजेस है स्प्रेड टू नियर बाय लिम्फ नोड एंड डिस्टिंक्ट ऑर्गन वाया द ब्लड स्ट्रीम। अब जो बैक्टीरिया है वो अंदर ही मैक्रोफेजेस के अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहा है और नियर बाय जो लिम्फ नोड है उसमें स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, और जो आसपास के जो ऑर्गन है वहां पे क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, वहां पे जा रहा है, किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। देन उसके बाद अब ये चीज हो गया प्राइमरी इन्फेक्शन जहां पे वो ग्रो कर दे रहा है। देन उसके बाद ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन होता है, लैटिन टीबी, थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया, वहां पे ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द इम्यून सिस्टम वॉल्स ऑफ द बैक्टीरिया बाय फॉर्मिंग अ ग्रेन्युलोमा। अब जो इम्यून सिस्टम है वो बैक्टीरिया को एक कवर प्रोवाइड करता है, जैसे ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, तो हमारी जो इम्यून सेल्स है इसके चारों तरफ घेरा बना लेते हैं, एक कवरिंग तैयार कर लेते हैं, जो कि बेसिकली ग्रैनुलोमा जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे सेल्स जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे, उसको एक वॉल बना लेते हैं, तो ये आपको ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन में जो भी मैक्रोफेजेस हो गए, आपके टी लिम्फोसाइट्स हो गए, वो सारे के सारे इसके चारों तरफ रहते हैं बैक्टीरिया के, ठीक है। तो एपिथेलॉइड सेल हो गया, ठीक है, वो भी जो आपके एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस उनको एपिथेलॉइड सेल कहते हैं, वो भी आपको देखने मिलेंगे। लैंगरहैंस जाइंट सेल्स मिलेंगे जो आपके बेसिकली मैक्रोफेजेस फ्यूज करके मल्टीपल न्यूक्लिएटेड मैक्रोफेजेस बनाते हैं, ठीक है, उसको जाइंट सेल कहते हैं, जिसमें माइक्रोफेजेस एक दूसरे से जुड़ करके एक बड़ा सा सेल बनाते हैं, ठीक है, वो आपका जाइंट सेल है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है। फिर आपका केसियस नेक्रोसिस यानी कि बीच में बैक्टीरिया है और चारों तरफ आपके इम्यून सेल्स है, तो बीच में नेक्रोसिस कॉज कर रहा है, जो बैक्टीरिया है बीच में सेल डेथ कॉज कर रहा है, जिससे वहां पे केसियस नेक्रोसिस हो रहा है, चीज लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा और चारों तरफ आपके सेल्स दिख रहे हैं, तो यानी कि ये बेसिकली जो आपका कह सकते हैं कि चारों अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कड़क हो जाता है, ठीक है। अब वो खाते हैं ना चीज बॉल्स बेसिकली, है ना, बीच में केसेस नेक्रोसिस है और अगल बगल सेल्स है, ठीक है, चीज बॉल्स लाइक। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट अब आता है इन मोस्ट इंडिविजुअल दिस कंटेनमेंट प्रिवेंट्स डिजीज प्रोग्रेशन लीडिंग टू लैटेंट टीबी। अब देखिए इसमें क्या है कि जो कुछ लोगों में क्या होता है कि डिजीज का जो आपका प्रोग्रेशन है उसको स्टॉप कर देता है, जो कि लैटेंट टीबी कॉज करता है। लैटेंट यानी कि बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है बट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, वो आपका कह सकते हैं रनिंग नहीं है। लैटेंट यानी वो आपका सोया हुआ है एक तरीके से, ठीक है, एक सिम्टोमेटिक होता है विद पोटेंशियल रीएक्टिवेशन, जिसमें पोटेंशियल होता है रीएक्टिवेशन का, बट वो लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। देन उसके बाद एक्टिव टीबी डिजीज, जब अब नेक्स्ट आता है वो एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिवेट होने का जब भी आपकी इम्यूनिटी डाउन जाएगी, स्ट्रेस लोगे, माल न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, उस कंडीशन में एमटीबी क्या होती है, रीएक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। द बैक्टीरिया कॉज प्रोग्रेसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन, कैविटेशन एंड कैसिएशन नेक्रोसिस लीडिंग टू पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस सिम्टम। अब जो प्रोग्रेसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन है, कैविटेशन है, ठीक है, कैसियस नेक्रोसिस है, वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस सिम्टम्स को डेवलप करता है। देन है आपका द पेशेंट बिकम हाईली कंटेजियस एट दिस स्टेज, जो पेशेंट है वो काफी ज्यादा कंटेजियस हो जाता है, अगर आप उसके आसपास रहते हो, अगर वो खांसते हैं तो उसके एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी स्प्रेड होने लगता है, ठीक है। फिर आपका क्या है, माइलियरी ट्यूबरक्लोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जब एमटीबी है डिसएमिनेटेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम कैन कॉज माइलेटरी ट्यूबरक्लोसिस। देखिए अब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अलग अलग जगहों पे जा रहा है तो अलग अलग मल्टीपल जो ऑर्गन्स है उनको भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, आपका माइलेटरी ट्यूबरक्लोसिस कहलाता है। एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कैन इन्वॉल्व द प्लूरा lymph node bones, जिसको पॉट्स डिजीज भी कहते हैं, ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस किडनीज में भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपकी
ट्यूबरक्लोसिस के पैथोजेनेसिस पे 4 स्टेजेस थे। फर्स्ट प्राइमरी इन्फेक्शन, फिर आपका लैटेंट आता है जहाँ पे फिर उसके बाद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, देन उसके बाद आपका आगे माइलेटरी ट्यूबरक्लोसिस जहाँ पे और भी ज़्यादा अदर ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो रहा है। फिर आपका कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब हमें पता चल गया पैथोजेनेसिस क्या है, तो कंट्रोल कैसे करें इसको, प्रिवेंट कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक मेथड पे हम लोग बात करते हैं, तो डायग्नोस्टिक के लिए देखिए माइक्रोबियल टेस्ट में आपका जेड स्टेनिंग आ गया, जो भी स्पूटम हो गया, ठीक है, उसमें चेक करते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई की प्रेजेंस चेक करते हैं, जिन एक्सपर्ट एमटीबी आता है बेसिकली, ठीक है, रिफार्मसिन रेजिस्टेंट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें कल्चर कराते हैं। फिर आपका आता है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में जो मेन टेस्ट है वो है मॉन्टुक्स टेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, आप लोग जानते होंगे। फिर आपका इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे डिटेक्ट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इन लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में, ये बेसिकली आपका जो ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे। देन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में चेस्ट एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, फॉर एग्जांपल जो ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस उसके लिए सीटी स्कैन करते हैं, चेस्ट एक्सरे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहला जाता है। मेन जो कॉम्प्लिकेटेड ट्यूबरक्लोसिस केसेस होते हैं उसके लिए सीटी स्कैन ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। सीबी नाट एक टेस्ट होता है, सीबी नाट बेसिकली आपका टेस्ट होता है जो रिफाम्पसिन का रेजिस्टेंस है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। देन इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक जो ड्रग है वो जो आपके एंटी टीबी ड्रग है वो है रिफाम्पसिन, आइसोनियाजाइड, पायरजिनामाइड और इथाम्बुटोल, ठीक है, इथाम्बुटोल। ये जो 4 ड्रग हैं ये आपके फर्स्ट लाइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। देन उसके बाद अलग में हम आते हैं तो आपके स्टेप्टोमाइसिन भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले जो इंटेंसिव फेज है 2 मंथ्स, स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में 4 ड्रग चलाए जाते हैं, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पसिन और पाइरिजिनामाइड और इथाम्बुटोल। देन उसके बाद 4 महीने का जो फेज होता है उसमें आइसोनियाजाइड और रिफाम्पसिन और कुछ जगह इथाम्बुटोल भी चलाते हैं। पाइरिजिनामाइड आपका आफ्टर 2 मंथ क्लोज कर दिया जाता है। अब पाइरिजिनामाइड के भी काफ़ी साइड इफेक्ट होता है। पाइरिजिनामाइड काफ़ी ज़्यादा यूरिक एसिड इंक्रीज करता है क्योंकि इसमें जो आपका नाइट्रोजन कंपोजिशन ज़्यादा होता है, ठीक है। देन इसके बाद मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस पे बात करते हैं, तो रेजिस्टेंट टू रिफाम्पसिन एंड आइसोनियाजाइड, बेसिकली जो आपका रिफाम्पसिन और आइसोनियाजाइड के अगर रेजिस्टेंट है तो उस कंडीशन में जो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है वो आपका बिडाक्विलिन है, लाइनजोलाइड है, फिर आपका लिवोफ्लेक्सिन है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, ये सेकेंड लाइन के लिए है। देन हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज पे, तो बीसीजी वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है, ये बेसिकली चिल्ड्रंस में ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स लेने हैं, अर्ली डायग्नोस्टिक जो हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, वो ट्रांसमिशन को रोकता है। यूज ऑफ पीपी का किट, अगर आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आप किसी ऐसे पर्सन के अगल बगल हो जिसको ट्यूबरक्लोसिस हो तो आपको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस में देखिए डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट टर्म कोर्स जो आपका डॉट्स है, जो ट्यूबरक्लोसिस का बेसिकली टीबी थेरेपी वो प्रॉपर लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट प्रॉपरली ट्रीटमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व। इस टाइम गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है ट्यूबरक्लोसिस पे, तो बहुत सारे सुविधाएं देने लगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी। देन उसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पे, तो ओवरऑल ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है बेसिकली। अब इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा है, कानपुर में भी काफ़ी ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखे हैं कानपुर में, मैं जब पहले थी। देन उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली में भी इस टाइम एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज स्प्रेड हो रही है, ट्यूबरक्लोसिस भी है एक उसमें से, ठीक है। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस को हम रोक सकते हैं। सो ये था ओवरऑल हमारा ट्यूबरक्लोसिस पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सॉरी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आगे आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल भी ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।